नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ताज होटल में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। उसी से थोड़ी दूर पर रतन टाटा अपने सहयोगियों के साथ खड़े थे और ग्रुप की पहचान होटल ताज को आग और गोलियों के हवाले होते देख रहे थे। उसी वक्त उन्होंने इरादा कर लिया कि एक दिन ताज होटल फिर से चालू हो जाएगा। 21 महीने के बाद ताज होटल फिर से शुरू होता है। टाटा होटल के शेयर जो 2008 के मुंबई हमलों के बाद गिर गए थे, होटल खुलने के बाद फिर से चढ़ने लगे और बाद के सालों में कई गुना तक बढ़ गए। रतन टाटा हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्हें इस कदर याद किया जा रहा है जैसे वो लाखों लोगों के बीच अभी भी हैं। जिन लोगों ने टाटा समूह की कंपनियों में दशकों काम किया, जिन लोगों ने कभी काम भी नहीं किया, सब ऐसे याद कर रहे हैं जैसे रतन टाटा ने जो कुछ किया उनके लिए किया। रतन टाटा ने कंपनियां नहीं बनाई, होटल भी नहीं खोले, कुछ भी नहीं किया। जिस तरह से लोग याद कर रहे हैं बता रहा है कि रतन टाटा ने हर किसी के दिल में अपने लिए केवल इज्जत कमाई है। उनके प्रति लोगों का सम्मान, आदर ही रतन टाटा की सबसे बड़ी कंपनी है। वे बिजनेस लीडर कहे जाते हैं, लेकिन न जाने कितने मामलों में लोगों के लीडर बनकर जीते रहे। तभी तो लोग उनके लिए रो रहे हैं, उनके योगदान के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने कभी किसी सार्वजनिक हस्ती के लिए आंसू तक नहीं बहाए, टाटा को टाटा नहीं कह पा रहे हैं। डेक्कन हेरल्ड में मृत्युंजय बोस ने 26/11 के दिन का वर्णन किया है। लिखते हैं कि तकरीबन पूरे दिन रतन टाटा होटल के कोलाबा वाले कोने पर खड़े होकर ऑपरेशन देखते रहे। कभी वो अकेले खड़े होते तो कभी उनके साथी और स्टाफ उनके पास होते। बीच बीच में उन्हें सुरक्षा की अपडेट भी मिल रही थी। रतन टाटा ने ठान लिया था कि होटल को खड़ा करेंगे। मुंबई हमले के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पर शोध किया कि जब आतंकवादी होटल में घुसे तो टाटा के कर्मचारी जान बचाकर क्यों नहीं भागे। भीतर रहकर मेहमानों की मदद करते रहे और जान भी दी। रिसर्च में पाया गया कि इसके पीछे एक ही कारण था, होटल के प्रति, अपने समूह के प्रति उनकी वफादारी। एक सीनियर मैनेजर की पत्नी और बेटों की होटल के टॉप फ्लोर पर आग में मौत हो गई थी, लेकिन तब भी वो मेहमानों की मदद करते रहे। कंपनी ने भी अपनी तरफ से वफादारी निभाई। जब होटल खुला तो उसे आतंकी हमलों में मारे गए लोगों के नाम समर्पित कर दिया गया। 2009 में टाटा समूह की ओर से रतन टाटा ने 12 फीट ऊंचे एक स्मारक का अनावरण किया, जिस पर उन 31 कर्मचारियों और मेहमानों के नाम लिखे थे जो हमले के दौरान होटल में मारे गए। आतंकी हमले के 2 हफ्ते बाद ही रतन टाटा ताज पब्लिक सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट बनाते हैं और इस हमले से प्रभावित लोगों के पुनर्वास का काम शुरू कर देते हैं। रतन टाटा ने हमले से प्रभावित हर परिवार से खुद मुलाकात की थी, उनकी मदद की थी। बच्चों और आश्रितों की दुनिया में कहीं भी शिक्षा लेने की सारी जिम्मेदारी उठाई। पूरे परिवार और आश्रितों के लिए आजीवन मेडिकल सहायता प्रदान करने का वादा किया और हर प्रभावित व्यक्ति के लिए आजीवन एक काउंसलर की व्यवस्था की, ताकि उन्हें सदमे से उबरने में मदद मिल सके। उन कर्मचारियों के सारे लोन माफ कर दिए गए। इस ऐतिहासिक होटल की तस्वीर उन लोगों के फोन और एल्बम में भी ज्यादा है जो कभी इसके भीतर कदम नहीं रख सके। यह टाटा के प्रति सम्मान ही था। जो अंदर नहीं आ सका उसे भी लगा उसके किसी अपने का ये होटल है, टाटा का होटल है। मुंबई हमले के बाद रतन टाटा ने कभी गुस्से से बात नहीं की, किसी को ललकारा नहीं। हमले के बाद के इंटरव्यू में रतन टाटा पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं, भारत के शत्रु नहीं कहते, स्टेट के दुश्मन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हमले के वक्त इतना बड़ा नुकसान उठाया, लेकिन रतन टाटा ने भड़काऊ बातें नहीं की। राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों की भावनाओं को नहीं भड़काया। यह भी नहीं कहा कि उनके होटल पर हमला भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला है। हमले के बाद रतन टाटा की भाषा सुनिए, उनका संयम देखिए और उनकी संवेदनशीलता का तो कोई मुकाबला नहीं। रतन टाटा को आज राष्ट्रवादी कहा जा रहा है। राष्ट्रवादी तो थे ही, मगर उन्होंने राष्ट्रवाद को करुणा की नजर से देखा,
बदला लेने का सामान नहीं बनाया। उनका राष्ट्रवाद लोक कल्याण का था। डेक्कन हेरल्ड ने उन्हें भारत का एक जीवित सेक्युलर संत लिखा है। जब आपका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा हो, होटल जल गया हो, कर्मचारी मारे गए हों, संकट की उस घड़ी में पता चलता है नेतृत्व की क्षमता क्या है, व्यक्ति का किरदार कैसा है। रतन टाटा ने कम बोलकर साबित कर दिया, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है, विध्वंस के बाद निर्माण में जुट जाना, विध्वंस के बदले विध्वंस की बात नहीं करना। 2020 में रतन टाटा ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, 12 साल पहले जो विध्वंस हुआ उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन यादगार बात यह है कि मुंबई के अलग अलग तबके के लोग अपने अपने मतभेदों को भुलाकर आतंक और विध्वंस को परास्त करने आगे आए। आज भी हम इस हमले में मारे गए लोगों और दुश्मनों से रक्षा करते हुए जान देने वालों का शोक मनाते हैं, लेकिन एकजुटता, करुणा और संवेदनशीलता की तारीफ जरूर की जानी चाहिए। हमें हमेशा इस बात को लेकर संतोष करना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले वर्षों में भी यह और निखरता रहेगा। रतन टाटा ने इस पोस्ट को लियोपोल्ड कैफे और नरीमन चबाड हाउस के साथ साथ मुंबई पुलिस को भी टैग किया था। बताता है कि जिस शहर में टाटा रहते थे उस शहर से कितने गहरे रिश्ते थे उनके। मुंबई पुलिस को टैग करते हुए उन्होंने लिखा था, हम याद करते हैं, धर्म और जाति से बटी आज की राजनीति में रतन टाटा किसी के निशाने पर नहीं आए। वे सबके लिए सुकून बने रहे। रतन टाटा के लिए मुंबई प्यारी थी तो टाटा समूह के बसाए जमशेदपुर शहर को भी लोग उसी प्यार से याद कर रहे हैं। आज वहां भी टाटा याद किए जा रहे हैं। ये जमशेदपुर है, उत्तर और पूर्वी भारत का एक शानदार शहर। इस हिस्से में जमशेदपुर ही है जिसने भारत की विविधता को समेटा। यह भारत का पहला शहर था जिसे सुनियोजित तरीके से बसाया गया। जमशेद जी टाटा का सपना था कि ऐसा शहर हो जिसमें चौड़ी सड़कें हों, छायादार पेड़ हों, बहुत से बगीचे हों, खेलने के लिए मैदान हों और पर्यावरण के साथ संतुलन बनाया जा सके। दो नदियों के संगम पर बसा है जमशेदपुर। 1919 में जमशेदपुर का नाम पड़ा था। मीडिया पर शोध करने वाले और मीडिया का लोकतंत्र किताब के लेखक विनीत कुमार जमशेदपुर से ही हैं। उन्होंने रतन टाटा के निधन पर जमशेदपुर को याद किया है। विनीत लिखते हैं कि आज मां के शहर में शोक होगा, ऐसा शोक कि जैसे हर किसी के घर से कोई चला गया है। दिल्ली में बैठकर भी मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इनके जन्मदिन के मौके पर शहर में कैसी रौनक हुआ करती थी। हर धर्म, समुदाय, पंथ के अपने अपने त्योहार हैं, लेकिन मां के शहर का अपना त्योहार है जिसका संबंध किसी भी धर्म, समुदाय, पंथ या मान्यताओं से नहीं है। वो पूरे शहर का त्योहार हुआ करता है। टाटा कंपनी की ओर से उस दिन पूरे शहर को सजाया ही जाता है। घर के लोग उत्साह में अपनी तरफ से भी उस दिन को त्योहार की तरह मनाया करते हैं। मां जब तक रही सुबह की शुरुआत ही आटे के हलवे से करती। जुबली पार्क में जमशेद जी टाटा की आदमकद प्रतिमा है जिसके आगे सफेद संगमरमर की पट्टिका पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, इस प्रतिमा का अनावरण देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। मां जब भी उस प्रतिमा के आगे जाती बहुत दूर चप्पल उतार दिया करती थी, कान पर दोनों हाथ सटाती और उसी तरह प्रणाम करती जैसे किसी देवी देवता की प्रतिमा के आगे किया करती थी। इसके पीछे मां का तर्क बहुत स्पष्ट होता था, जिस इंसान के कारण हजारों लोगों का पेट भरता है वो देवता से कम है। विनीत लिखते हैं कि जमशेद जी टाटा ने कंपनी के भीतर जो मूल्य पैदा किए, भारत को लेकर उसके भीतर जो समझ विकसित करने की कोशिश की, वो भारत की सांस्कृतिक विविधता और सच्चे अर्थों में सेक्युलर होने के बहुत करीब है। उनकी छाप इतनी गहरी है कि अब भी टाटा मतलब देश और देश के लिए किया जाने वाला उद्यम है। कारोबार के भीतर एक भरोसा, उत्पाद के भीतर एक भरोसा और इस कंपनी में काम मिल जाए तो जीवन के प्रति भरोसा।
ये इतनी बड़ी चीज है कि देश की दूसरी कंपनियों और कॉरपोरेट को हासिल नहीं। उस कुर्सी पर लोग बदलते गए, लेकिन कंपनी और बदले हुए लोगों के प्रति वैसा ही यकीन बना रहा। कंपनी ने अपने उत्पादों के लगातार ऐसे विज्ञापन जारी किए जो उत्पाद के पक्ष में माहौल बनाते हुए भी देश का वैविध्य बनाते रहे। महाराष्ट्र और झारखंड ने रतन टाटा के निधन पर राजकीय शोक की घोषणा की है। मुंबई के नरीमन पॉइंट पर एनसीपीए ऑडिटोरियम के अहाते में अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया। यह ऑडिटोरियम भी टाटा समूह का बनाया हुआ है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में टाटा समूह और रतन टाटा का योगदान इतना बड़ा है, उस पर अलग से बात की जानी चाहिए। यहां पर बड़ी संख्या में शहर के लोग रतन टाटा को अंतिम श्रद्धांजलि देने आए। एनसीपीए के बाहर की लंबी कतार बता रही है रतन टाटा को लेकर उनके मन में कितना आदर रहा होगा। बिजनेस जगत के लोगों और प्रधानमंत्री से लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तक तमाम लोगों ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताया है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी है और भारत रत्न देने की मांग की है। एक बार रतन टाटा ने ही कहा था कि उन्हें भारत रत्न देने की मांग ना की जाए। यहाँ पर आए सभी आम लोग हैं। टाटा सन्स में वैसे भी लाखों लोग काम करते हैं। अगर केवल वही आ जाएं तो मुंबई भर जाएगी। इतने लोगों को टाटा ने अपनी कंपनियों के जरिए काम दिया है, उनकी जिंदगी बनाई है। आज टाटा में छुट्टी तक नहीं है। रतन टाटा ने कहा था उनके मरने पर काम बंद नहीं होना चाहिए। उनकी कंपनियों में काम चल रहा है। यहाँ आने वाले लोगों ने यही कहा। रतन टाटा एथिकल बिजनेस के भीष्म पितामह हैं। उन्होंने गलत काम नहीं किए। आपने भी क्या किसी बिजनेसमैन की ऐसी विदाई देखी है? रतन टाटा ने यही कमाया है। Where are you coming from? आप आई एम फ्रॉम सायन। सायन। और आप यहाँ पे आए हैं इसके लिए? नहीं, मैं सिर्फ इनके दर्शन करने के लिए ही आया हूँ। अच्छा जी। और क्या करते, क्यों लगा आपको आना चाहिए? मुझे लगा कि रतन टाटा जी वॉज एथिकल बिजनेस के भीष्म पितामह थे और आजकल एथिक्स रहे ही नहीं, तो उनके दर्शन करना यही तो श्रद्धांजलि है एक्चुअली, कि आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के यहाँ आओ। आपका नाम? माय नेम इज़ विरल टोलिया। He is one of the iconic figure, of Indian country. हाँ। And he is very highly respected because he always worked or always been there for the underprivileged community. हाँ। Which is a great thing, like a businessman like him. That's only for that thing I came to have a last respect to the great person and great person. Your name, sir? My name is Ninad Varekar. निनाद भाई। आज पूर्ण कंपनी सुरू आहे, कारण JRD टाटांनी सुद्धा स्वतः सांगितलं होतं की मी गेल्यानंतर सुद्धा तुम्ही कंपनी ठेवू नका आणि या देशाचं नुकसान करू नका। म्हणजे मी गेल्यानंतर सुद्धा माझ्या देशाचं नुकसान व्हायला नको, माझ्या कामगारांचं नुकसान व्हायला नको, हीच त्यांची भावना होती। आज JRD नंतर रतन टाटा गेलेले आहेत, आजही तशाच पद्धतीने पूर्ण कंपनी चालू आहे आणि ते कंपनी चालू ठेवून हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरणार आहे। रतन टाटा को सर्दी से परहेज था। कहते थे मैं कितना ही गर्म कपड़ा पहनूं सर्दी लगती रहती है, तो मुझे गर्म जगह पसंद है। अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। लॉस एंजलिस में एक आर्किटेक्ट के यहाँ नौकरी भी की। भारत जैसे देश में बिजनेसमैन कितना भी सफल क्यों ना हो जाए, उसे संदेह की निगाह से देखा ही जाता है। इस देश में बिजनेस करना आसान नहीं है। आप नहीं चाहेंगे तब भी आपसे वसूली करने वाले आ ही जाएंगे। नियमों पर चलना किसी बिजनेसमैन के लिए आसान नहीं होता, और कुछ बिजनेसमैन ऐसे भी होते हैं जो खुद सारे नियमों को अपना गुलाम बना लेते हैं। उनकी कामयाबी भी यही है कि उन्होंने नियमों को, सरकारों को अपने पक्ष में झुका लिया। कामयाबी के किस्से उनके भी कहने वाले कम नहीं हैं, उन्हें भी महान बताया जाता है। लेकिन टाटा की कामयाबी के किस्से लोग कह रहे हैं
टाटा के बनाए न्यूज चैनल से नहीं उनकी बातें कही जा रही हैं। लोगों को पता है कि रतन टाटा ने कब क्या किया, क्यों किया। रतन टाटा ने बिजनेस में भी उन्हीं मानकों और मर्यादाओं का दूसरों से कहीं ज्यादा पालन किया जो सामाजिक जीवन के लिए जरूरी होते हैं। 1990 के दशक में जब भारत की अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का दौर शुरू हो रहा था, यह वही साल था जब रतन टाटा ने टाटा समूह का नेतृत्व संभाला। रतन टाटा ने टाटा समूह की कई कंपनियों में बदलाव किए, एक विजन से जोड़ा और फिर टाटा को एक राष्ट्रीय कंपनी से अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बनाने का काम शुरू कर दिया। टाटा ने कई बड़ी कंपनियों को खरीदा जिससे उसकी उत्पाद की क्षमता बढ़ती चली गई, इसके कर्मचारियों की संख्या और इस समूह की साख भी 2 गुनी होती चली गई। जिन विदेशी कंपनियों को रतन टाटा की अगुवाई में खरीदा गया उनमें से कुछ के प्रमुख नाम हैं कोरस, टेटली, जगुआर, लैंड रोवर। बतौर बिजनेसमैन टाटा ने सिर्फ ब्रांडिंग के माध्यम से सस्ता माल महंगा कर नहीं बेचा, जैसा कि कई बड़े बिजनेस आज भी करते हैं। टाटा ने रिसर्च और इनोवेशन और नए उत्पादों को बढ़ावा दिया, नई कंपनियों को सहायता दी। नैनो कार का जन्म इसी सपने से हुआ कि हर मध्यम वर्गीय परिवार स्कूटर से कार में आ जाए। रतन टाटा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा था, मैं सड़कों पर परिवारों को स्कूटर पर देखता था, फिसलन वाली सड़कों पर माँ बाप के बीच में बच्चा फंसा होता है। पहले हमने देखना चाहा कि स्कूटर को सेफ कैसे बनाएं, मगर धीरे धीरे उस मॉडल ने गाड़ी की शक्ल ले ली। नैनो हमेशा से सभी लोगों के लिए थी। नैनो का प्रोजेक्ट अंत में असफल हो गया। 1962 में टाटा स्टील डिवीजन से उन्होंने नौकरी शुरू की और इस समूह में चेयरमैन बने। 1991 में जमशेद जी टाटा ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा ने एक बदलाव किया, सभी निदेशक 75 की उम्र में रिटायर कर दिए जाएंगे। रीबा ज़ैकारिया ने टाइम्स ऑफ इंडिया की अपनी रिपोर्ट में बताया है कैसे इस बदलाव से टाटा समूह के भीतर हलचल मच गई। रूसी मोदी, दरबारी सेठ, अजीत केरकर जैसे सदस्यों को समूह छोड़ना पड़ा। मगर जब रतन टाटा के रिटायर होने का समय आया तब इस सीमा में फिर से बदलाव किया गया और रतन टाटा 75 की उम्र के बाद भी अंतरिम चेयरमैन के पद पर बने रहे। बिजनेस की दुनिया के रास्ते पेचीदा होते हैं। जिन रास्तों से चलकर एक समूह तरक्की करता है उन्हीं रास्तों पर सत्ता की जुगलबंदी की कहानियां भी लिखी होती हैं। 21 साल तक रतन टाटा चेयरमैन रहे। इस दौरान टाटा समूह का राजस्व 40 गुना बढ़ा, मुनाफा 50 गुना। जनवरी 2017 में नटराजन चंद्रशेखरन टाटा समूह के चेयरमैन बनाए गए। 86 साल की जिंदगी जीकर दुनिया को रतन टाटा ने अलविदा कहा है, लेकिन उनके अपने इंस्टाग्राम पर जाकर देखिए, वे हमेशा नौजवानों के बीच नौजवान नजर आते हैं। उन्हें इंसानों से जितना प्यार था, कुत्तों से बेशुमार प्यार था। कुत्तों के कारण उनकी दोस्ती युवाओं से होती है। उनके इंस्टाग्राम पर खुद के कुत्तों की तस्वीरों के अलावा आवारा कुत्तों को गोद लेने और गुमशुदा कुत्तों की सूचना देने के कई पोस्ट हैं। अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले युवाओं को घर दफ्तर बुलाते रहे, मिलते रहे। 84 साल की उम्र में उन्होंने लिखा था, मैंने बचपन में पियानो सीखा था, उसके बाद रिटायर होने के बाद पियानो के लिए टीचर रखा, मगर तब भी समय नहीं मिला। 84 साल की उम्र में रतन टाटा ने लिखा था, आगे चलकर पियानो सीखना चाहता हूं। अपने अंदर उन्होंने सपनों को धड़कने से कभी नहीं रोका। टाटा पर्यावरण प्रेमी थे, हाथी से लेकर कोआला तक के लिए पोस्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की आग के बारे में लिखते हैं। किरदार बड़ा होता है। बड़ी कंपनियां तो इस दुनिया में बहुत सी हैं, टाटा की भी कंपनियां कम बड़ी नहीं हैं, लेकिन ये रतन टाटा ही थे। जब 2009 में नैनो कार में आग लगने की घटनाएं सामने आई, मीडिया में खबरें छपने लगीं, तो उन्होंने कार खरीदने वालों से माफ़ी मांगी। खबर लिखने वाले पत्रकारों को भला बुरा नहीं कहा, मीडिया में कवरेज करने वालों को ललकारा नहीं रतन टाटा ने, बल्कि भरोसा दिया कि समस्या को ठीक करेंगे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। नए अनजान लोगों के घर जाना, अपने सहयोगियों के घर चले जाने के उनके कई सारे किस्से हैं। रतन टाटा ने जो भी किया, जोड़ा, जो कंपनी विरासत में मिली उससे बड़ा ही किया, घटाया कुछ भी नहीं। 1941 में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की स्थापना की गई।
मुंबई का टाटा मेमोरियल कैंसर के इलाज और अनुसंधान का भारत में एक बड़ा केंद्र है। असम, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, कोलकाता में 10 कैंसर के अस्पताल बनाए गए जहां गरीब लोगों को विश्व स्तर का इलाज दिया जाता है। इसी फरवरी में इस संस्थान ने एक ऐसी गोली लॉन्च करने की घोषणा की जो कैंसर के वापस आने के खतरे को 50% तक कम कर देती है। टाटा 15 कैंसर सेंटर को सपोर्ट भी करता है। टाटा ट्रस्ट ने इस अस्पताल में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। इलाज की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ रतन टाटा ने इस बात का खास ध्यान रखा कि इलाज की लागत आम आदमी के लिए कम रहे। इसलिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में हजारों गरीब मरीजों का सस्ता या मुफ्त इलाज होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में स्थित यह संस्थान विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत का सबसे प्रतिष्ठित केंद्र माना जाता है। यह संस्थान जमशेदजी टाटा की दूरदृष्टि से स्थापित हुआ था और रतन टाटा ने इसे और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। टाटा ट्रस्ट ने यहां अनुसंधान के लिए बड़े पैमाने पर पैसे दिए। रिसर्च लैब्स के निर्माण से लेकर वैज्ञानिक रिसर्च के हर पहलू में टाटा ट्रस्ट की मदद दी गई। इसी तरह 1936 में टिस यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को भी टाटा ने ही खड़ा किया, जो आज की तारीख में सामाजिक विज्ञान का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित केंद्र है। तो टाटा समूह का दायरा काफी बड़ा है। रतन टाटा कभी नंबर 1 कभी नंबर 2 होने की दौड़ में शामिल नजर नहीं आए। अपनी दौलत और पावर से कभी लोगों को नहीं जताया कि मैं रतन टाटा हूं, सरकारों को जेब में रखता हूं, किसी को भी खरीद सकता हूं, किसी को जेल भिजवा सकता हूं। टाटा का मतलब है टाटा रहेगा। यही कारण है कि बहुत से लोग जब टाटा का शेयर खरीदते हैं तो बेचते नहीं। उन्हें पता है कि आगे कुछ न कुछ तरक्की होगी। टाटा की कंपनियां धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, लेकिन एक दिन बड़ी हो ही जाती हैं। इसलिए टाटा की कहानी में भारत की कहानी है। हाथी की चाल से धीरे धीरे बढ़ते रहने की कहानी, शेर की तरह पीछे से झपट्टा मारकर दबोच लेने की कहानी टाटा समूह की कामयाबी से नहीं जुड़ती है। रतन टाटा ने कभी विलासिता का प्रदर्शन नहीं किया। उनकी अपनी शैली थी जिसे कोई शाही खर्चे से हासिल नहीं कर सकता था। हमेशा अच्छा कपड़ा पहनते थे, लेकिन तड़क भड़क से दूर रहते थे। 4 बार शादी होते होते रह गई। 2 कमरे के मकान में रहते थे। किसी ने टाटा के मकान की तस्वीर लेकर हाय तौबा नहीं की। सबको लगा टाटा उनके बीच के हैं। यह भी किस्सा है कि 5 स्टार होटल छोड़कर टाटा के गेस्ट हाउस में रहना पसंद करते थे। प्लेन में इकोनॉमी ट्रैवल करने के किस्से भी हैं। एक बार इकोनॉमी क्लास में न्यूयॉर्क से भारत लौट रहे थे। हंगामा मच गया। जहाज के चालक दल ने बिजनेस क्लास में आने का प्रस्ताव दिया। रतन टाटा ने मना कर दिया। उन्हें सबके साथ और सबकी तरह ही यात्रा करना अच्छा लगता है। आज टीवी चैनलों पर रतन टाटा को लेकर कई बड़े बड़े लोगों के बहुत अच्छे अच्छे बयान चल रहे हैं। बिजनेसमैन भी बोल रहे हैं, राजनीतिक दलों के लोग भी बोल रहे हैं। इनके चेहरे के भाव को जरा देखिए जब ये रतन टाटा की तारीफ कर रहे हैं। जिन बातों की तारीफ कर रहे हैं, खुद उनके जीवन में इन बातों का लक्षण कम दिखता है। रतन टाटा को प्रेरणा बता रहे हैं, बिजनेस के क्षेत्र में एथिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद अपने जीवन में ये कभी उन चीजों का पालन नहीं कर पाए, न करना चाहते हैं जिसके लिए इस वक्त वे रतन टाटा को याद कर रहे हैं। इसलिए रतन टाटा अपने आप में अकेले शख्स हैं। उन्हें याद किया जाएगा, मगर याद करने वाले दूसरे बिजनेस घराने और राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं में से बहुत सारे लोग रतन टाटा की परछाई तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। टाटा समूह ने दौलत तो बहुत कमाई, मगर कुछ भी अपने नाम नहीं किया। टाटा सन्स की 66% हिस्सेदारी ट्रस्ट के पास है। जो भी मुनाफा आता है वो कई तरह के कामों को सपोर्ट करने में जाता है। एक किस्सा और है। एक बार बारिश में एक कुत्ता भीगता हुआ टाटा के मुख्यालय में आ गया। रतन टाटा ने कुत्तों के लिए दफ्तर में शेल्टर बना दिया। भारत का पहला ऐसा कॉरपोरेट दफ्तर बन गया जहां पर आवारा कुत्तों के लिए खास तौर पर शरण पाने की व्यवस्था बना दी गई। तो टाटा के किस्से अनगिनत हैं, तभी तो वे टाटा हैं। रतन टाटा को टाटा कहना बहुतों के लिए आसान नहीं है, समझ सकता हूं,
नमस्कार, मैं रवीश कुमार।